अस्सलाम वालेकुम। आज अब एग्रो फर्टिलाइज़र को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए तो क्या फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कवर करेंगे, देन टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। तो एक डिटेल सेशन होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेक श्योर कि आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके कमेंट्स हो वो जरूर आप पूछा भी करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। किसी भी कंपनी या बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि आप उस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं। तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए देखना कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है, कब से ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, क्या उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है, बिजनेस के सप्लायर्स और उसके जो मेजर कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस बिज़नेस को स्पेशल बनाते हैं। तो सबसे पहले बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट प्लान, और लास्ट में जो मार्केट न्यूज़ सर्कुलेट कर रही होती है उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम यही देख लें कि एग्रो फर्टिलाइज़र का बिजनेस मॉडल क्या है। मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है, ये आप सबको पता है। और एग्रीकल्चर जो है ज़राअत, वो खादों के बगैर तो आगे नहीं जा सकता। तो खादें बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनकी अपनी जगह अहमियत है, बट फर्टिलाइज़र या खादें बनाने वाले सेक्टर में दो मेजर प्लेयर हैं। एक एग्रो फर्टिलाइज़र और दूसरा एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। तो आज हम एग्रो फर्टिलाइज़र को डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्रो फर्टिलाइज़र्स एक खाद बनाने वाली कंपनी है और इसमें इसके दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, फॉस्फेट। वैसे तो और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी हम देखेंगे, बट अभी अगर हम इन दो की बात करें तो अगर मुल्क की जो डिमांड है वो 100% है यूरिया को लेके और 100% है फॉस्फेट को लेके, तो इसमें एग्रो फर्टिलाइज़र का कितना शेयर है यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। यूरिया जो है उसमें उसकी डिमांड 35% जो है वो एग्रो फर्टिलाइज़र कवर कर रहा है और फॉस्फेट में 18% ये कवर कर रहा है। तो सिर्फ अगर आप इन दो फैक्टर्स को देखें और इसके मार्केट शेयर को देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है। क्लियर? इसके बाद इसके जो मेजर कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, क्या इनकी इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है। आप मुझे खुद बताएं कि आपने मार्केट में कभी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं सुनी कि जो खादें वो ब्लैक फ़रोख्त हो रही हैं। बिल्कुल। तो इन कंपनीज़ के लिए डिमांड पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन कंपनीज़ जो हैं ये बहुत साउंड कंपनीज़ हैं इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस मॉडल। क्लियर होगी बात? अभी हम बात कर लें कि इनका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है। अगर इन कंपनियों ने खाद बनानी है, चाहे वो यूरिया हो, फॉस्फेट हो, जो बाकी प्रोडक्ट्स हों, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है गैस। ठीक है, ये गैस से खादें बनती हैं। अभी गैस कहाँ से आती है, इसके दो सोर्सेज हैं, अगर गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। एक हमारे पास लोकल सोर्स है पाकिस्तान का, एक है हमारे पास इम्पोर्टेड। और इसमें सबसे अहम क्या देखना होता है कि प्राइस किसकी लो है। जो लोकल सोर्स है उसकी प्राइस हमारी काफ़ी कम है, इम्पोर्टेड जो गैस है उसकी प्राइस कम है, अच्छा ज़्यादा है, सॉरी। तो जो भी कंपनीज खादें बनाती हैं वो लोकल गैस को ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है कि अगर खादों को इंपोर्ट किया जाए तो उससे जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है फर्टिलाइज़र्स की, तो उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज है कि उनकी जो गैस है उनको कम प्राइस में मिलती है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ये क्लियर होगी बात। लेकिन एक मैं यहाँ पर डिसएडवांटेज ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये कंपनी खादों की जो प्राइस है वो खुद नहीं तय कर सकती। उसमें जो गवर्नमेंट है उनकी सब्सिडीज़ भी आ जाती हैं। गवर्नमेंट कहती है जी खादों की इतनी प्राइस होनी चाहिए ताकि वो जो किसान हैं उनको बेनिफिट दे सके। ये बात क्लियर हो गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ और इसकी अगर हम सबसे अहम बात करें वो है प्रोडक्शन। ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लें कि सिर्फ दो नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि डिमांड पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने एनुअल अपनी प्रोडक्शन प्लान कितनी की थी और एक्चुअल इनकी प्रोडक्शन थी कितनी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो नोट करके रखी हुई हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड की है। चाहे आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको एनुअल स्टेटमेंट मिल जाएंगी इन्वेस्टर्स के टैब से, या आप डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल से इनको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे एक्चुअली मैं जाता हूँ जी, या आप सर्च भी कर सकते हैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं इनकी एक्चुअली स्टैट्स निकालें
ये सारा इन्होंने सारा एनुअल स्टेटमेंट बताया होता है। मैं ऑलरेडी भी आपको कह चुका हूँ कि अगर आपको एनुअल स्टेटमेंट या जो इनके मटेरियल्स होते हैं, अगर आपको ये स्टडी करना आ जाए तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात हो रही है। ज़रा गौर से देखिएगा कि 2023 में इन्होंने प्लान किया कि यूरिया जो प्लांट 1 और 2 है इनका, कि इन्होंने 2023 में प्लान किया कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो होनी चाहिए 2.275 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन की कितनी, 2.313, जो कि इनकी प्लान्ड या डिज़ाइन जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें पता चला कि ये अपनी जो प्रोडक्शन प्लान करते हैं या इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा ये एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लाइक इनके जो प्लांट्स हैं वो एफिशिएंट लेवल तक काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें कि एक्चुअली लाइक अगर पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी प्रोडक्शन थी वो हमें कैसे पता चलेगा। वैसे तो इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी होती है, बल्कि हर स्टेटमेंट में, हर एनुअल स्टेटमेंट में इन्होंने की हाईलाइट्स दी होती हैं, तो मैं उनको कवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे देखिएगा यूरिया प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन जो 2023-22 में थी, ये छोटा सा लिखा हुआ है 1.954, 2 मिलियन के करीब इनकी प्रोडक्शन थी यूरिया की, और 2023 में कितनी थी, 2.3। इसी तरह से यूरिया सेल्स देखें, 2022 में थी 1.9, जितनी लाइक उन्होंने प्रोड्यूस की उतनी सेल की, और यूरिया सेल जो थी 2023 में, जितनी 2023 में उन्होंने प्रोड्यूस की उतनी सेल कर दी, विच इज़ वेरी गुड। सही, उसी तरह से आप ये फॉस्फेट का भी देख सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इनके ये देखें, मैं यहीं से अगर आपको बताना चाहूँ कि इनके जो रेवेन्यूज़ थे वो 2022 में 157 पे थे और अभी 223 पे हैं। लाइक इनमें अच्छा खासा जंप आया है। इसी तरह से इनकी अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा हुआ है। तो ये भी मैं आपको स्टैट्स आगे जाके बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। अगर हमने इनका बिजनेस मॉडल भी समझ लिया, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी देख लिया, अभी हम इनके फाइनेंशियल डेटा को देखने वाले हैं। इसके अभी हमारे पास दो तरीके हैं। एक, या हम इनके एनुअल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल डेटा देख लें, या हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ से देख लें। दोनों तरीक़ों से आप देख सकते हैं और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ, इसके लिए मैं इनकी प्रॉफिट एंड लॉस और जो स्टेटमेंट्स होती है मैं वहाँ पर मूव करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी करूँ अगर, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए। ये देखिएगा ज़रा, अगर इनकी हम ओवरऑल नेट सेल्स की बात करें तो ये 2022 में जिस तरह भी हमने देखा 157 पे थी, जो कि अभी 223 पे आई। लाइक सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। किसी भी बिज़नेस को अगर देखना होगा कि आप बिज़नेस चल रहा है तो भाई देखें क्या उसकी सेल्स हो रही हैं। अगर सेल्स हो रही हैं तो बिज़नेस चल रहा है आगे। बाकी फैक्टर बाद में आते हैं जी, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो कितना था, 16 बिलियन, और यहाँ पे अभी 26 बिलियन। ठीक है, तो ये अच्छी खासी इनकी यहाँ पे इजाफा है। लाइक अगर 16 से आप जाएँ तो ये तकरीबन कोई 38-40% इजाफा इसमें बनता है। और अर्निंग पर शेयर 2022 में 11.98 12 पे थी, जो कि अभी तकरीबन 20 के पास है, और 2024 में इसमें और इजाफा हो रहा है। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। लाइक बिज़नेस अच्छी ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद अगर हम इसकी आए जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इजाफा किया है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पिछले साल 77.8 थे और 78 पॉइंट, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। चलें, इट्स गुड। और साथ हमें ये देखना होता है कि इस कंपनी ने क्या लोन्स में इजाफा किया है, और उसके लिए हमें लाइबिलिटीज़ में आना पड़ता है। ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ से बोरिंग देखें तो पिछले साल कितनी थी, 5.8 पे थी और अभी 3.2 पे है। लाइक इनकी बोरिंग्स में कमी आई है। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। लाइक उसको ज़्यादा लोन पे रिलाई नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, इसके लिहाज से मार्केट में एक न्यूज़ भी थी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। चलें, अभी तक हम जो एनुअल स्टेटमेंट है उसको हम यहीं पे रखते हैं, और मैं आपको एक काम देता हूँ कि इसकी आपने फ्यूचर आउटलुक देखनी है। डायरेक्टर रिपोर्ट कंट्रोल F करके आप यहाँ पे एक बार सर्च कर लेंगे फ्यूचर आउटलुक, वो स्टार्ट में होती है, और वहाँ से आपने स्टडी करना है कि कंपनी अपने बिजनेस के बारे में क्या कह रही है। अभी मैं चलता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम देखते हैं जी एग्रो फर्टिलाइज़र का जो करंटली शेयर है वो 164.5 पे चल रहा है। ठीक है,
इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि ओवरऑल मार्केट कैप क्या है, 220 बिलियन के करीब इसकी मार्केट कैप है, विच इज़ वेरी गुड। और साथ यहाँ से आप अनाउंसमेंट में से जो है वो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। यहाँ से आप फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें भाई जो इसकी डिटेल्स आ रही हैं फाइनेंशियल डेटा की, तो यहाँ पे आप देख लें ओवर द पीरियड आपके पास सेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2023 में यहाँ पे तो 161 है और वहाँ पे तो 223 था। एक्चुअली कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड यहाँ पे रिपोर्ट्स होती हैं, तो बेहतर ही है कि आप एनुअल स्टेटमेंट को देखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर द पीरियड अगर हम सेल्स को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल जो इनकी सेल्स हैं एग्रो फर्टिलाइज़र की, वो सेल्स बढ़ रही हैं। लाइक 2020 में 75 पे थी और अभी 161 पे है। और ईपीएस का अंदाज़ा लगाएं क्या है कि 12 थी 2020 में और अभी 2023 में ये 20 के करीब है और अभी ये आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी शेयर प्राइस को भी हमने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आउट्स की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने आपको किस तरह से डिविडेंड दिया है, आप ये देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, इसके लिए ना मैं सरमाया की वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने यही कंपनी निकाली है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी डिविडेंड हिस्ट्री बताऊँ तो यहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये देखिएगा ज़रा आप कि 2019 में इस कंपनी ने 13 का डिविडेंड दिया और 2018 में मुझे याद है 9 रुपये का था या 11 रुपये का था, इनमें से कोई एक था। 2019 में 13 का था, 2020 में 13 का था, 21 में 16.5, 22 में 13.5, 23 में 20 से ज़्यादा और अभी 24 में अभी तक ये कंपनी जो है 2 बार डिविडेंड दे चुके हैं और अभी ये 20 से ज़्यादा होगा 2024 में, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट भी देती है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा होता है, वो ये है कि एक तो शेयर कैपिटल के बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा और दूसरा आपको ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। लाइक अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है इकॉनमी की जिसमें कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो क्रैश करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देने वाला हूँ आगे। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो कंपनी है इफर्ट, ये मार्केट इंडेक्स के मुताबिक कैसे चल रही है, क्या मतलब है कि KSE जो 100 इंडेक्स है वो ये ब्लैक लाइन है और ये जो है ये ग्रीन लाइन है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इंडेक्स के मुताबिक मंथली लेवल पे और ईयरली लेवल पे इंडेक्स के साथ साथ चल रही है, बल्कि इंडेक्स को बीट कर रही है, विच इज़ गुड, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं, लाइक मंथली आपने कोई 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार जो भी आपकी है लाइक सेविंग्स हैं, एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, अगर आप उनको स्टॉक्स में लेके आना चाहते हैं और इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ये ब्लू लाइन आपके एक्चुअल प्राइस है जो आपने इन्वेस्ट की और ग्रीन लाइन वो है जो कि आपको इसके ऊपर बेनिफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर इसके हम फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो वो हमने देख ली है और हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, बिज़नेस के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम आगे चलते हैं और इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको हम ज़रा देखते हैं। ये अभी मैंने इसका चार्ट निकाला है जी डेली का। सबसे पहले मैंने, अगर आपको याद हो जो आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं, आपको वहाँ पे क्या मैंने बताया है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे छोटी सी अनाउंसमेंट आपको बताता जाऊँ कि मेरा प्लान क्या था। मेरा प्लान ये था कि पहले मैं इफर्ट को एग्रो फर्टिलाइज़र को कवर कर लूँ, ठीक है, उसके बाद आपका मैं रिस्पॉन्ड देखूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, और फिर मैं FFC फौजी फर्टिलाइज़र्स और एग्रो फर्टिलाइज़र दोनों को एक वीडियो में इनका कंपैरिजन रखूं ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर हो कि भाई अगर इन दोनों कंपनीज़ को एनालाइज़ किया जाए तो फ्यूचर में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है हर एस्पेक्ट से। तो उसके लिए कोई हम 500-600 लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि अगर आप लाइक इन दोनों का कंपैरिजन डिटेल में विद रिस्पेक्ट टू एवरी एस्पेक्ट एक्चुअली अगर कवर करवाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसके बारे में प्लान करूँगा। अच्छा, इसके बारे में सबसे अहम बात करूँ, सबसे पहले ये मैं मार्क्स को जो है वो क्लियर कर लूँ। ये अभी है इसका वीकली चार्ट है। सबसे पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद वीकली चार्ट, और अभी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मंथली चार्ट। ये मैंने मंथली चार्ट निकाल लिया। यहाँ पे जो बात मैं भी आपको बताने वाला हूँ ज़रा गौर से देखिएगा। ये पर्टिकुलर वो कंपनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखेंगे। वो किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ कोविड के टाइम में, ये कोविड के टाइम में मैं आता हूँ। कोविड का वो टाइम था जब हर कंपनी ने डिप ली, बहुत कम उसकी प्राइसेस हुए। इस कंपनी ने कितनी डिप ली?
ये कंपनी 73 पे थी, ठीक है, तकरीबन, और ये मैक्सिमम आई है कितनी, 60s तक आई है। इससे नीचे ये कंपनी कोविड के टाइम में भी नहीं आई। तो आपको अगर मैं यही इंडिकेशन बताऊं तो कि यहाँ पे आप देखें कि इस कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको यही से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और ओवर द पीरियड इस कंपनी के आप वॉल्यूम्स देखें, ये 2014 से लेके अभी तक इस कंपनी के वॉल्यूम देखें, बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। और यहाँ से इसकी प्राइस एकदम ऊपर क्यों गई है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यहाँ से इसकी प्राइस लाइक 75 पे थी और अभी इसने लाइक 164 पे ये शेयर है। तो ये क्या हुआ एकदम, ये तकरीबन को पिछले कोई 5-6 महीनों में ये क्या हुआ, 7-8 महीनों में, जो भी टाइम है। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ तक जो इस कंपनी की जो ईपीएस थी वो नॉर्मल ईपीएस आ रही थी, ठीक है, 4-5 4-5-6 तक आ रही थी। तो यहाँ तक, यहाँ से इसकी जो ईपीएस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर बढ़ी है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसके रेवेन्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, अर्निंग पर शेयर आई है। क्वार्टरली ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है जिसमें इसने पिछले क्वार्टर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म ना किया हो। तो जब इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक अभी आपका सवाल ये होगा कि लेट्स से सर, अगर हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो ये तो अपना इसने टॉप बनाया है और अभी ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से आपके माइंड में, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये कंपनी आपको साल में हर क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक आपको डिविडेंड दे रही है। क्वार्टर की कितनी रेशो, अभी ये समझिए कि 25 रुपये प्लस ही आपको ये डिविडेंड मिलना है। 25 रुपये प्लस इसी साल, अगले साल में भी 30 प्लस और ऑन द वे आपको ज़्यादा डिविडेंड मिले। अगर ये वाला जो शेयर है थोड़ी सी डिप लेता है, लाइक लेट्स से ये 140 तक आता है, जो कि वो भी बहुत मुश्किल बात है क्योंकि ये शेयर इतनी डिप नहीं ले सकता, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इस शेयर ने ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया हुआ है। ये वो स्टॉक है जिसमें आप हर एंगल से काफ़ी ज़्यादा सेफ है, अगर मैं अपना एनालिसिस के मुताबिक बताऊं। ये बात क्लियर हो गई। अभी चलें, ये बात भी हमें समझ आ गई, तो अभी मैं इसका डेली चार्ट पे आता हूँ और लेट्स से आप कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करें। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेटर्स में आपके पास RSI इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सही। इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आप देखिएगा, इसको मैं अभी जो है ना वो इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। अभी ये शेयर प्राइस नहीं, ये पॉइंट्स हैं। आपने यहाँ पे ये गौर करना है कि जब भी आपको ये प्राइस 30s के नीचे मिले, लाइक यहाँ पे मिले 30s के नीचे मिले, ये 36-30 के नीचे मिले, तो फिर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और अगर आप इसमें से पोजीशन निकालना चाहते हैं, जो कि नहीं निकालनी चाहिए, तो फिर आप जब भी ये 60 के ऊपर जाए तो फिर आप में से इसमें से इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? 2 प्लान हो सकते हैं। या तो आप प्लान करें कि भाई आपकी 5-6 तारीख को सैलरी आती है, जो कोई भी आपका बिजनेस है तो उसका हिसाब किताब होता है, तो आप उस डेट को जो भी स्टॉक प्राइस चल रही है, जो भी आप इस कंपनी का शेयर रखना चाह रहे हैं, लाइक उसमें आप इन्वेस्ट करते जाएं। या आप ये तरीकाकार देखें, पूरे महीने में आप वेट करें कि कब ये 30s के नीचे आती है और तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। इस स्टॉक की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इनके स्टॉक्स जो है ना वो लिए हुए हैं। तो ये, और इनकी प्रोपोर्शनेट क्या है, 8% है, 10% है। तो यहाँ से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है। और मुझे आपने वो ज़रूर बताना है जो मैं एक्चुअली आपसे वो डिस्कस कर रहा था कि अगर आप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और साथ जो है ये ईफर्ट का आप अगर आप जायज़ा लेना चाहते हैं ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर आए, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।